हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चुना गया था, इलेक्ट किया गया था, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। ठीक है, कितने लोगों को चुना गया था? 299 लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चुना गया था। ठीक है, अब इनके इलेक्शंस कब हुए थे? इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग यानी इलेक्शंस जुलाई 1946 में हुए थे, और चुनने के बाद इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ था। ओके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल बनकर रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1946 को ही रेडी हो गया था। पर ये बात बोली गई कि इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको 26 जनवरी 1950 से माना जाएगा, और इसलिए ही हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिमाग में भी और एग्ज़ाम में भी, कि वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे मेड बाय असेंबली मोर देन 6 एवरी ईयर्स रिकॉर्ड्स अगो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 70 साल पहले बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम आज भी क्यों मानते हैं। समझना ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो अच्छे से लर्न करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस अ बोर्ड कंसेंस ऑफ इट्स टाइम। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो किसी एक मेंबर की राय पर नहीं बन रहा था, या फिर एक मेंबर की व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा कहता है कि भाई ये वाला रूल आना चाहिए, तो उस पर पहले बहुत ज़्यादा बहस हुई। ठीक है, और बहस होने के बाद जो भी अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस थे उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो यानी किसी एक बंदे के व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा बहस हुई, इस पर ब्रॉड कंसेंस हुआ, उस टाइम बहुत ही बहस हुई, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब लोगों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बहस करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, इसलिए ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक मानते हैं। ओके, हमारा सेकंड टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन? जिनको हमने चुना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये किसी दूसरे कंट्री के बंदों ने नहीं बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों ने चुना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इसलिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं। आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के किसी बंदे ने नहीं बनाया, हमने जिन लोगों को चुना उन लोगों ने बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, वो है फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्ड sanctity to the constitution. The constituent assembly worked in a systematic, open and council manner. मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तब एक ओपन डिबेट थी। यानी अगर किसी भी बंदे को, कोई नॉर्मल बंदा भी चाहे, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस को लेकर, तो वो जाकर बोल सकता है कि हाँ मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमने एक सिस्टमैटिक वे अपनाया। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने ये बोल दिया कि ये रूल होना चाहिए तो ये ही रूल बन गया, नहीं। हमने एक सिस्टमैटिक वे अपनाया कि अगर कोई बोलता है कि ये वाला रूल डालो, तो पहले उस रूल को लेकर बहस होती थी और फिर डाला जाता था, और सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को लेके यही हुआ। ठीक है, यानी ओपन डिबेट हुई, हमने सिस्टमैटिक वे अपनाया।
एक ओपन डिबेट करी ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता बनी रहे, और इसलिए ही आज भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैंने आपको बताया था कि डिबेट वगैरह होती थी, तो जो भी डिबेट होती थी उसको एक एक वर्ड रिकॉर्ड करके और प्रिजर्व करके रखा है, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोलते हैं। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक है जी। एंड जो B.R. अम्बेडकर जी थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, वो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन भी थे। आपको पता ही है कि B.R. अम्बेडकर जी को बोला जाता है कि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यू क्या थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ड्रीम पता है क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सपना, उसका मेन ड्रीम पता है क्या था? वो ये था कि एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इनइक्वलिटी थी। आपको पता है बहुत भेदभाव होता था, ऊंची जात नीची जात, काला गोरा, हाई कास्ट लो कास्ट। ठीक है, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट गाइडिंग वैल्यू थी जो ड्रीम और प्रॉमिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को का, वो ये था कि इनइक्वलिटी को हटाना, जो कि बहुत लेवल तक अभी ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ी बहुत है, आई होप वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अम्बेडकर जी बट हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वलिटीज़ कुड बी रिमूव्ड। जो अम्बेडकर जी थे वो अलग सोचते थे कि इनइक्वलिटी को कैसे ख़त्म करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में से। अब पहले ये जान लो कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलेइंग वंस थॉट्स एंड एक्शंस, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीज़ें हैं जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फिलॉसफी कहा जाता है। वो कौन कौन सी फिलॉसफी है? 10 फिलॉसफी है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सो प्रिमेबल, फर्स्ट पॉइंट ये है, प्रिमेबल एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ पर लिखी गई है? हमारे प्रिमेबल में लिखी गई है। ये जो 10 फिलॉसफी है वो हमारे प्रिमेबल में लिखी गई हैं। प्रिमेबल क्या है? एन इंट्रोडक्टरी, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यू और रीजंस वगैरह लिखे हुए होते हैं। अब वो प्रिमेबल में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। फर्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन drawn up and initiated by the people through their representatives and handed down to them by king or any outside power। यानी इसका मतलब है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करने में और बनाने का काम है वो हमारे लोग करेंगे। कौन से लोग करेंगे? नॉर्मल लोग, वोट देके जिन लोगों को चुनेंगे वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस वगैरह करेंगे। कोई भी किंग और कोई भी आउटसाइड पावर या दूसरी कंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोवेरन। People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dedicate the government of India। हमारी कंट्री जो है वो सोवेरन है। सोवेरन का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री के लोगों के पास ही इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में और रूल्स और रेगुलेशंस में और साथ में डिसीजंस वगैरह लेने का। ठीक है, नो एक्सटर्नल पावर्स कैंडिडेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लो चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया को नहीं बता सकती कि अलग अलग इश्यूज़ पे क्या करना है।
हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पे खुद इंडिविजुअल डिसीजंस ले सकते हैं, ये बोला गया सेकंड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है सोशलिस्ट। Wealth generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate ownership, land and industry to reduce socio-economic inequalities. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी वेल्थ है, पैसा है, जनरेट हो सोशली, यानी जैसे मान लो टैक्स है, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो सोसाइटी के लिए लगाए, ना कि किसी एक बंदे के लिए या कंपनी के लिए लगाएं, ठीक है। और लैंड और इंडस्ट्री का ओनरशिप अपने पास रखें ताकि इंडिया के अंदर से जो सोशो इकोनॉमी इनइक्वलिटी है उसको भी ख़त्म किया जा सके, यानी जो गरीब है उसको भी थोड़ा बहुत अमीर बनाया जा सके, थोड़ा बहुत अपना खर्चा वगैरह करने के लिए स्टेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, नो ऑफिशियल रिलीजन। सर्कुलर तो आपको पता ही होगा, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सर्कुलर का मतलब है कि इंडिया के किसी भी पर्सन के साथ धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और हर बंदे को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन अपना सकता है। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो ही अपने लीडर को चुनेंगे और हर बंदे के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे। आपको पता है इंडिया के हर पर्सन के पास, जो भी 18+ है उसके पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारी कंट्री का जो भी हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी उसको वोट देकर चुना जाएगा और हेरिडेटरी पोजीशन को नहीं होगी, हेरिडेटरी पोजीशन का नहीं होगा। हेरिडेटरी पोजीशन का मतलब होता है कि मान लो आज हमारी कंट्री में एक पीएम है तो उसका ही बेटा नेक्स्ट पीएम बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्टेड पर्सन ही हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, जिसको वोट देकर चुना है वो ही हमारी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा और हमारी कंट्री पे रूल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब कि सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो सबके वेलफेयर के लिए इक्वली काम करेगी और उनको इंसाफ देगी, बिना उनका धर्म, बिना उनकी जाति, बिना उनका जेंडर जाने, ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? देयर इज़ नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एक्सेट्रा। लिबर्टी का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो फ्रीडम, यानी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और ये भी बोला गया कि जो लोग हैं वो अपने थॉट्स को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब लोगों को गवर्नमेंट की कोई भी बात गलत लगती है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। लास्ट पॉइंट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्टर्निटी। All us should behave as if we are member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. फर्टर्निटी का मतलब होता है कि हम ऐसे बिहेव करेंगे कि हम सारे एक ही फैमिली के हैं और कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फेरियर मतलब अपने से छोटा या बड़ा नहीं मानेगा, इक्वल मानेगा। ये सारी बातें बोली गई हमारे प्रीमेबल में, ओके। हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन।
इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 17 साल पहले बना था और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको पता था कि टाइम टू टाइम लोगों की नीड चेंज होती है, लोगों की सोच चेंज होती है। तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो आज हम बना रहे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक चीज़ और बनाई, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी अगर आने वाले टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना चाहे तो इंडिया गवर्नमेंट उसे चेंज कर सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी लॉ एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट टिप्स whose crafted Indian constitution flat that it has to be accordance with people's aspirations and change in society. So they made provisions to incorporate change from time to time. These changes are called constitutional amendment. यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की सोच के साथ, लोगों की एस्पिरेशंस के साथ चलना चाहिए। मतलब जो लोगों की सोच है, जो लोगों की इच्छाएं हैं, वो चेंज हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ चेंज हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा पहले जो सेम जेंडर की जो मैरिज होती थी उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी, बट बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं ऐसा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेंज लाया गया कि सेम जेंडर की लोग भी मैरिज कर सकते हैं। एक ट्विस्ट विथ डेंसिटी लिखा हुआ है, ट्विस्ट विथ डेंसिटी। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक स्पीच दी थी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तब एक स्पीच दी थी ट्विस्ट विथ डेंसिटी। कहाँ दी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने दी थी, ये स्पीच दी थी। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।